हेलो गाइस। सो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि जो चार्ली है उसे 2 टिकट्स चाहिए थी गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से पढ़ना था द क्लर्क फिगर द फेयर। जो क्लर्क है यानी जो मैन वहाँ पे टिकट विंडो पे टिकट्स के लिए बैठा था, उसने फिगर करा फेयर को। फेयर यहाँ पे जो है वो किराया है, मतलब उसने किराया मुझे बताया। उसने बताया कि मुझे इतने पैसे चाहिए हैं। ठीक है, ही ग्लैंस एट माई फैंसी हेडबैंड, और मैंने जो हेडबैंड डाल रखी थी, जो फैंसी हेडबैंड डाल रखी थी, उसने उसे घूरा, पर उसने फिर से किराए की तरफ ध्यान दिया। और मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं 2 कोच टिकट्स ले सकता हूँ वन वे के लिए। अब और 2 कोच टिकट्स उसे किस लिए चाहिए थी, क्योंकि वो चाहता था कि एक टिकट उसके लिए मिले उसे, और दूसरी वो लुइसा के लिए चाहता था। बट मैंने आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप, बट जब मैंने मनी को काउंट करा कि हाँ भाई ये पैसे इतने ही है ना, और ऊपर की तरफ देखा तो क्लर्क था वो मेरी तरफ स्टेयर कर रहा था। स्टेयरिंग का मतलब क्या होता है, घूर रहा था। ठीक है, ही नोटेड द बिल्स, मतलब नोटेड मतलब था गर्दन हिलाना कि अच्छा बच्चों मेरे से झूठ बोल रहे हैं, मुझे पागल बनाने की सोच रहे हैं क्या। ये पैसे नहीं है मिस्टर, मुझे बेवकूफ़ बनाने की मत सोच। और अगर तू मुझे चीट करने की सोच रहा है ना, उसने मतलब गर्दन हिलाते हुए बोला, जैसे हम बेसिकली बोलते हैं कई बारी गुस्से में या फिर वैसे ही बोलते हैं, अगर तूने मुझे चीट करने की कोशिश करी ना तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, मैं भी पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। और चार्ली को अच्छे से पता था कि जेल जाना उस समय में, आज के समय में अच्छा तो नहीं, आज के समय में तो क्या, उस टाइम में भी जेल जाना अच्छा नहीं माना जाता था। और इसी वजह से चार्ली जिस रास्ते से आया था ना, उसी रास्ते से वापस चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि उसने फिर नोटिस करा इस बात पे कि हाँ यार शिट मैन, अगर मैं पुराने टाइम में आया हुआ हूँ तो जो बिल्स हैं या जो पैसे हैं वो भी तो पुराने स्टाइल के ही होंगे ना। अब ये तो न्यू करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी देखिए, इंडिया की जो करेंसी है वो चेंज हुई है, करेंसी चेंज नहीं हुआ है, मतलब वो रुपीज़ में ही रही है, बट करेंसी का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। जैसे पहले 2000 का नोट नहीं था लेकिन अब है, 1000 का नोट था लेकिन अब नहीं है। 500 के भी न्यू डिज़ाइन नोट आए, 100 के भी, 20 के भी, इवन 20 का कॉइन भी आ चुका है 2021 में। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है बस इस पैराग्राफ में टोटली यही बताया गया है। बट व्हेन आई काउंटेड, लेकिन अब यहाँ पे जो चार्ली हमें बता रहा है कि जब उसने काउंट करा मनी को और उसने ऊपर की तरफ देखा, तो उसने देखा कि जो क्लर्क है वो उसकी तरफ घूर रहा था। उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए बिल्स को देखा, यानी पैसे, बिल्स है रेफर्स टू पैसे, पैसों को देखा। और उसने मुझे बोला कि ये पैसे नहीं है मिस्टर, और अगर तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो ना, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी क्या है, एक प्रोवर्ब है। ठीक है, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी क्या है, एक प्रोवर्ब है। क्या है, एक प्रोवर्ब है। और स्किन का मतलब होता है चीट। स्किन का मतलब क्या होता है गाइस, चीट। तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, यू वॉन्ट गेट वेरी फार। ठीक है, यू वॉन्ट गेट वेरी फार मतलब तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। और उसने एंड ही ग्लैंस एट द कैश डोर बिसाइड हिम, और उसने अपने जो कैश डोर की तरफ देखा जो उसके साइड में रखी हुई थी। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल, बिल हेयर अगेन रेफर टू मनी। ठीक है, फेयर का मतलब यहाँ पे किराया, बिल मतलब मनी। ठीक है, और यार ऑब्वियस सी बात, अब मैं पुराने टाइम में आया हूँ तो पक्का पैसे भी तो पुराने टाइम के ही होंगे ना। ठीक है, इफ़ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग। और आज की जो मतलब मनी हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो पहले के टाइम के मनी से जो है वो थोड़ी उनकी हाइट जो मतलब जो उनकी लेंथ है वो भी थोड़ी सी इनक्रीज, मतलब वो थोड़े बड़े भी हैं और डिफरेंट लुकिंग भी है। और इसी वजह से मैं जिस रास्ते से आया था ना, मैं उसी रास्ते से वापस चला गया। आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, अब मैं मुड़ा और वहाँ से जल्दी से भाग गया। ठीक है, देयर समथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। आज के टाइम में जेल जाना आज के टाइम में तो क्या, पिछले टाइम में भी अच्छा नहीं माना जाता था। और क्यों नहीं अच्छा माना जाता था, अब यहाँ पे चार्ली जो है वो क्यों डर गया है, एंड दैट वॉज वट। और सिर्फ ये होता है मेरे साथ थर्ड लेवल में, आई लेफ्ट द सेम वे आई सपोज, और मैंने उसी तरीके से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन थर्ड लेवल को छोड़ दिया जिस तरीके से मैं वहाँ पे आया था। अब चार्ली जो है वो जेल जाने के बाद से बहुत ज़्यादा डर चुका था। क्यों डर चुका था, क्योंकि यार एक तो पहले ही वो जो है वो पास टाइम में आया हुआ है, दूसरा उसे ये नहीं पता कि मतलब उसका रिश्तेदार कोई यहाँ पे नहीं है और उसे कोई जानता भी नहीं है। ठीक है, तो वो अगर जेल चला भी गया तो वो बाहर कैसे आएगा, और अगर वो बाहर आ भी गया तो हाँ, वो वहाँ पे अपनी जो ज़िंदगी है वो ढंग से जी नहीं पाएगा। ठीक है,
क्यों नहीं जी पाया? क्योंकि उसके पास पैसे हैं ही नहीं, और फिर वो वापस अपने घर जा भी पाएगा या नहीं, इसकी भी उससे कोई गारंटी है। तो इसी वजह से वो जिस रास्ते आया था ना, वो उसी रास्ते से चला गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, एंड दैट वाज दैट। अब यही हुआ था मेरे साथ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे। ये वही बात है जो मैंने बार बार बताई है। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच हार, अगले दिन लंच हार के ड्यूरिंग आई टूक $300 आउट ऑफ द बैंक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है अब आ रही हैं। ड्यूरिंग लंच आर आई टूक $300 आउट ऑफ द बैंक। जब लंच आर, अगले दिन जब मेरे ऑफिस का लंच आर चल रहा था, तो मैं बैंक गया, और जितने भी मेरे पास सेविंग्स है ना, यानी मेरे पास सेविंग्स कितनी थी, मैं कौन हूँ, चार्ली कह रहे हैं मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थे ना, मेरे पास टोटल सेविंग्स जो थी मेरी वो $300 थे, और मैंने वो सारे बैंक से निकाल ली। अब मुझे कैसे पता कि वो सारी उसकी सेविंग थी? आगे बताओ है, नियरली ऑल वी हैड एंड बॉट ऑल साइड करेंसी। और उन पैसों का उसने क्या करा चार्ली ने? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चार्ली ने कब बैंक गया और कब पैसे निकलाए। ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे आफ्टर दैट इंसिडेंट ऑफ द 3rd लेवल, ही ड्यूरिंग द लंच हार he went to the bank and bought $300 that all he had as his savings। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि उन पैसों का उसने करा क्या? he bought all side currency। ये भी पूछ लिया जाता है कि अब उसे $300 देके कितने पैसे मिले? उसे लेस देन $200 मिले पैसे। कैसे पता? अब आगे देखो। ठीक है, That really worried my psychiatrist friend। अब उसकी जो स्टोरी थी कि हाँ भाई उसने क्या करा, वो बैंक गया अगले दिन और उसने क्या करा, $300 बैंक से निकाल लिए। अब इस चीज़ ने उसके, और उसने जो है उन पैसों का मतलब किसी और चीज़ में भी उसने करा, उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी ली। अब ये चीज़ जो थी उसने उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बिल्कुल हिला के रख दिया था। क्यों? कि यार ये तो अच्छा गधा मेरे पल्ले पड़ा है, तो मेरा अच्छा पागल दोस्त है ऐसा, ये सच में गधा है क्या? कि मतलब एक तो ये अपनी इमेजिनेशन कर रहा है, बेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट कर रहा है कि जागते हुए सपना देख रहा है, खुली आंखों सपना देख रहा है। दूसरा, ये अपनी उस इमेजिनेशन को सच्चाई मान रहा है। इससे बड़ा बेवकूफ़ आज तक मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। और यार मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में, क्योंकि ये मेरा दोस्त और कहीं सच में पागल तो नहीं होगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है इसकी। इस तरह से उसका जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था वो बिल्कुल तंग आ चुका था, बिल्कुल परेशान हो चुका था, बिल्कुल कह लो बिल्कुल टेंशन में जा चुका था। आगे यहाँ तक। अब यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। और तुम जो है, ये कोई बड़ी डील नहीं है ओल्ड करेंसी बाय करना, तुम किसी भी कॉइन डीलर से जाके जो है ओल्ड करेंसी खरीद सकते हो। ठीक है, बट तुम्हें उसे कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब अगर तुम उसे ओल्ड स्टाइल करेंसी ले रहे हो तो तुम्हें उससे थोड़े से, जितने की तुम करेंसी खरीद रहे हो ना, मान लो मेरे पास 100 रुपये, मैंने 100 रुपये में मेरे क्या आए, 50 रुपये मिले मेरे को ओल्ड स्टाइल बिल्स के। मेरे पास आज के टाइम के 100 रुपये हैं और मैं किसी शॉप पे सामान खरीदने जा रही हूँ तो वो 100 रुपये ही उसकी वैल्यू रहेगी। लेकिन अब मैं अगर पुरानी करेंसी खरीदूँ तो उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी या कुछ पैसे कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। और कुछ पैसे कम होने के बाद, एक तो मान ले मेरे को 70 रुपये मिले, 100 रुपये की उसकी कुछ पैसे कम हो गए, मुझे 70 रुपये मिलने थे। लेकिन मुझे ना उस डीलर से जिससे मैंने ख़रीदे हैं ना, उसको मुझे 20 रुपीज़ जो है ना वो प्रीमियम देना पड़ा। तो मेरे को कितने में पड़ा? वो 50 रुपीज़ में पड़ा, है ना। तो यही वही है, यहाँ पे वही बताना चाह रहे हैं कि तुम, इट्स नॉट अ बिग डील, तुम किसी भी जो है कॉइन डीलर से जाके पैसे ले सकते हो, ओल्ड स्टाइल करेंसी जो है तुम एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन तुम्हें उस डीलर को क्या करना पड़ेगा? ओल्ड स्टाइल बिल्स देने पड़ेंगे, मतलब उसे कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे है, बट आई डोंट केयर। अब माई $300 वॉट लेस देन, अब यहाँ पे बता रहा है चार्ली कि उसके जो $300 थे उसने लेस देन 200 ओल्ड स्टाइल बिल्स खरीद पाया, मतलब अप्रॉक्स यू कैन सी 150 वो खरीद पाया। बट आई डिडंट केयर। लेकिन चार्ली को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। क्यों नहीं पड़ता था? क्योंकि 1894 में जो 1 डज़न एग्स है वो 13 सेंट्स के आ जाते थे। अब ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। चार्ली को क्यों फ़र्क नहीं पड़ता था? क्योंकि जो एग्स हैं 1 डज़न वो 1894 में जो है वो 13 सेंट्स के आ जाते थे। ठीक है, ठीक है गाइज। सो अब इसके बाद चार्ली जो बोल रहा है, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द 3rd लेवल दैट द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बोल रहा है वो फन राइट। अब जो चार्ली है वो ये बता रहा है कि मुझे इसके बाद कभी भी वो कॉरिडोर ही नहीं मिला जो मुझे 3rd लेवल तक लेके जाए। और चार्ली ने कितना ट्राई करा? ऑफन ट्राइड। अब यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन भी मिल जाता है कि चार्ली ने 3rd लेवल को ढूंढने के लिए कितना ट्राई करा? ऑफन। ठीक है, ऑफन एनफ, मतलब चार्ली ने बहुत ढूंढने की कोशिश की 3rd लेवल को, बट उसे वो 3rd लेवल नहीं मिला। लुइसा वॉज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस।
अब लूसा जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है क्या बोलते हैं टेंशन में आ गई। प्रिटी वरिड, प्रिटी यहाँ पे ये नहीं है कि वो सुंदर तरह से जो चिंतित हो गई थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी जब चार्ली ने उसे ये सब कुछ बताया। और उसने मुझे बोला कि अब तुम थर्ड लेवल के खोजने के लिए कभी वापस नहीं जाओगे, लेकिन अब हर वीकेंड पे जो लेकिन अब उनके लेकिन जो चार्ली है और जो लूइसा है वो अब हर वीकेंड पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को ढूंढने जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास प्रूफ है कि जो थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का वो सच में एग्जिस्ट करता है। वो प्रूफ क्या है वो हमें आगे जाकर पता चलेगा, ठीक है। उनका जो फ्रेंड है सैम विनर, अब यहाँ पे जो है वो सैम का फुल नेम बताया गया है, सैम विनर। 1 मार्क में इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। सैम विनर, सैम का पूरा नाम क्या है, सैम विनर। सीधा सीधा पूछ लेता है कि फुल नेम जो है मतलब उसके ऑब्जेक्टिव टाइप इस बार तुम्हारे ज़्यादा आने, तो थोड़ा इन पे ज़्यादा ध्यान देना। सब्जेक्टिव टाइप फिर भी तुम लोगों के हो जाएं क्योंकि वो कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है, बट सब्जेक्टिव टाइप जो ऑब्जेक्टिव टाइप है मेन फोकस उन पे रखना, क्योंकि मतलब मोस्टली तुम्हारा पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड रखा होगा, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए ऑब्जेक्टिव पार्ट बी सब्जेक्टिव, बोथ बुक्स से, समझ गए हो ना। तो इस पर ज़्यादा फोकस करना कि जो चार्ली का साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है उसका नाम बताओ। ऑप्शन में दे दिया जाएगा, एक में दे दिया सैम विनर सही स्पेलिंग, दूसरे में दे दिया सैम विनर की गलत स्पेलिंग। तो स्पेलिंग मस्ट है, स्पेलिंग याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में उन लोगों के पास इतने ज़्यादा नेम्स नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा वो लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा उन लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते कि वो हर एक में अलग अलग ऑप्शन दे। तो वो क्या करते हैं बेसिकली बच्चों की ये देखने के लिए कि उन लोगों ने स्पेलिंग याद करी है या नहीं की, वो स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, स्पेलिंग गलत कर देते हैं, एक स्पेलिंग गलत दे देंगे, एक स्पेलिंग ठीक दे देंगे। हो सकता है वो चारों में सैम विनर दे दें बट चारों की स्पेलिंग अलग कर दें, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो स्पेलिंग याद अच्छे से करके जाना प्लीज़। नोबडी नो वेयर, जो उनका जो फ्रेंड था सैम वो डिसअपेयर हो चुका था, वो गायब हो चुका था, किसी को नहीं पता था कहाँ पे है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड का मतलब होता है मुझे शक था, ठीक है। सस्पेक्टेड का मतलब क्या होता है गाइस कि उसे शक था, कि उसे पता था कि वो कुछ पता था कि वो कहाँ जा सकता है। लेकिन जो चार्ली वहाँ पे कहता है कि बट मुझे शक था कि वो कहाँ जा सकता है। वो बात को घुमा फिरा के बोल रहा है, मैं सीधी सी एक लाइन में बता देती हूँ क्यों पता था। क्योंकि सैम जो है वो एक सिटी बॉय रहा है और उसे गेल्सबर्ग मतलब वो कभी भी गांव की लाइफ उसने एक्सपीरियंस नहीं किया, विलेज लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं करा है। और चार्ली हमेशा उसे जो है गेल्सबर्ग इलिनॉइस के बारे में बताते रहता है, जो कि एक विलेज था उसका जहाँ पे वो पला बड़ा है। और वो उसे वहाँ की अधिकतर सभी चीज़ें बताते रहता था और उसे बताता था कि ये गाँव बहुत ज़्यादा पीसफुल था, जिसे सुन के सैम जो है बहुत ज़्यादा खुश होता था। और उसे भी चाह होती थी, उसे भी ये मतलब होता था कि हाँ पे वो भी कहाँ जाए, गेल्सबर्ग इलिनॉइस में जाए, ठीक है। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। अब उसने क्या बताया कि और हाँ ये वही जगह है जहाँ पे वो अब है, ठीक है। कहाँ पे है वो, गेल्सबर्ग इलिनॉइस में। और कौन से गेल्सबर्ग इलिनॉइस में है, 1894 के गेल्सबर्ग इलिनॉइस में है, ध्यान रखना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन। अब ये देखो मैंने फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं मैंने अच्छे से बता दिया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट डे कवर की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, तो इसे याद कर लेना। बट अब जो राइटर है वो हमें बता रहे हैं बिकॉज अब उसे क्यों पता चला कि वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस में है और 1894 की गेल्सबर्ग इलिनॉइस में है, कैसे पता चला, क्यों पता चला। अब उसका रीज़न ये है कि वन नाइट जब वो फुसिंग कर रहा था, फुसिंग मतलब होता है, फुसिंग का मतलब होता है शोर शराबा, मतलब वो जब अपने जो है ये अपने उसका जो फर्स्ट डे कवर से उसका जो स्टैम्प कलेक्शन था उसे देख रहा था, उसके साथ शोर शराबा मतलब उसे छेड़छाड़ कर रहा था। छेड़छाड़ करने का यहाँ पे मतलब है कि जब उन्हें जब वो सेट कर रहा था ठीक तरीके से कि हाँ ये डेट इसको इशू हुई, ये डेट इसको इशू हुई, तो मतलब उसने पाया, क्या पाया, एक लेटर पाया, ठीक है। अब तुम अच्छे से बताओगे फर्स्ट डे कवर का होता है और यहाँ पे फिर से डेफिनेशन दे दी है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। यही है फर्स्ट डे कवर की फुल डेफिनेशन। द एनवेलप इज कॉल्ड सच अ फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन्ड, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप। अब वो ये बता रहे हैं कि वो जो है कभी भी खोले नहीं जाते। क्यों नहीं खोले जाते, क्योंकि उनमें सिर्फ, क्योंकि ये देखो एक तो तुमने उसे अपने एड्रेस पे डाला है और दूसरा तुमने उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर डाला है, तो तुम्हें अच्छे से पता है
कि ये मैंने मेरे एड्रेस पे डाला और मैंने ही पोस्ट किया, तो इसकी वजह से मुझे पता है कि मैंने इसके अंदर क्या डाला। मैंने इसके अंदर सिर्फ एक ब्लैंक पेपर डाले इस एनवलप के अंदर, ठीक है। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस रात में जो मतलब बहुत ज़्यादा पुराने फर्स्ट डे कवर थे, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, मैंने एक ऐसे फर्स्ट डे कवर को पाया जिसे वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बट वो वहाँ पर था। अभी देखो यार, ये कैसे बिल्कुल घुमा फिरा के फिल्म की तरह जो है वो बिल्कुल बता रहा है कहानी को। अब जैसे एक फिल्म में होता है ना कि वो उसे पहले तो वो मना कर देती है उसकी वाइफ कि हाँ भाई नहीं जाना, फिर अचानक से एक सीन आता है कि वो दोनों रोज़ हर वीकेंड उसे ढूंढने जाते हैं। क्यों जाते? क्योंकि उनके पास एक वीक था, उनके पास एक रीज़न था, एक प्रूफ था। वो रीज़न क्या था वो भी ये लोग बिल्कुल घूम फिर कर बताते हैं, और वो रीज़न क्या था, वो रीज़न जो है वो अब हमें ये आगे बताएंगे। बिल्कुल तुम्हें लगता नहीं है कि फिल्म बिल्कुल एक फ़िल्म की स्टोरी के जैसे ये घुमा रखा है, अचानक से कभी कोई पॉइंट आ रहा है, अचानक से कभी कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है, फिर ये अब लास्ट में जाके वो फिल्म का कन्फ्यूजन। इतने कई बार कोई फिल्म होती है ना कि स्टार्टिंग में उसे बहुत ज़्यादा घुमा देते हैं पर हमें कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन लास्ट में जाकर वो सब कुछ सारी चीज़ों को लिंक करके जोड़ के बताते हैं, तो यही है, ठीक है। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर, और वो वहाँ इसलिए था क्योंकि किसी ने उसे मेरे ग्रैंड फादर की जो है मेरे ग्रैंड फादर को मेल करा था, मेरे ग्रैंड फादर को भेजा था उनके घर में जब वो गेल्सबर्ग में रहते थे। डेट वट वॉज द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेट, और ये जो है ये मुझे कैसे पता? क्यों? क्योंकि ये उस एनवेलप पे लिखा हुआ था, ये जो एड्रेस है ना ये उस एनवेलप के ऊपर लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। मैं फिर बता रही हूँ, जहाँ पे डेट्स आ रहे हैं, जहाँ पे नाम आ रहे हैं, जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन आ रहा है उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना यार। इस साल ये नहीं पता, ये CBSE वाले ने भले ही कहने के लिए तुम्हें 30% सिलेबस रिड्यूस कराओ, बट तुम्हें कोई इन्होंने राहत नहीं दी है, तुम्हें उल्टा ही फांसी के फंदे पर लटका दिया है, क्योंकि तुम्हें एक एक लाइन एक एक वर्ड बिल्कुल अब अच्छे से ही रट के जाना पड़ेगा। जुलाई 1894, ठीक है। अब देखो वो वहाँ पे क्यों था? क्योंकि किसी ने मेल करा था उसे उसके ग्रैंडफादर पे, जब उनका घर गेल्सबर्ग में था। ये बात उसे कैसे पता चली? जो एड्रेस लिखा हुआ था उस एनवलप पे उससे उसे पता चली, और ये कब से था? जुलाई 1894 से था, ठीक है। पोस्टमार्क ने ये शो करा, पोस्टमार्क ने क्या डेट शो करी, किसकी वजह से ये डेट पता चली? पोस्टमार्क पे ये पोस्टमार्क ने ये डेट जो है वो शो करी थी। Yet I didn't remember it all, और मुझे ये ढंग से कुछ याद भी नहीं है, ठीक है। द स्टैम्प वॉज a 6 cent। अब ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? स्टैम्प का डिस्क्रिप्शन है। क्या है? जो स्टैम्प है ना उसका क्या है? डिस्क्रिप्शन है। 2 मार्क्स में इम्पोर्टेंट है, और अब ये भी मतलब तो 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि स्टैम्प जो थी वो कितने पैसे की थी, 6 की, 4 की, 8 की, 12 की, तो 6 आंसर आएगा। 6 सेंट की जो है वो मतलब ये पूछ सकते हैं कि स्टैम्प की कॉस्ट कितनी थी 1 मार्क में, स्टैम्प का कलर क्या था, स्टैम्प पे किसकी पिक्चर थी, इंपॉर्टेंट है। देख लो, इस एक लाइन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं 1 मार्क की, सोच समझ के चल लो, ठीक है। स्टैम्प जो है 6 सेंट की थी, डल ब्राउन कलर था, और प्रेसिडेंट गारफील्ड की उस पर क्या थी? पिक थी, ठीक है। When the envelope came to granddad in the mail, naturally, और ये जो है स्टैम्प का कलर डल ब्राउन क्यों था? क्योंकि ये जो है वो उसके दादाजी को मेल होके आई थी 1894 में, तो इसी वजह से जो है उसका कलर जो है वो डल ब्राउन होना है। तो क्योंकि हमें पता है जब चीज़ें काफ़ी पुरानी हो जाती हैं वो पेल पड़ जाती है, कई चीज़ें ब्राउन ब्राउन से हो जाती है, और बुक्स के पेजेस जो है वो येलो येलो से हो जाते हैं, बिल्कुल पुराने हो जाते हैं, ठीक है। और जो अब इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन स्टेट देयर, और वो सीधा उसके जो है कलेक्शन में चली गई और वहीं पर रही टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और ये तब तक मेरे ग्रैंडफादर की यानी जो मेरे ग्रैंड डैड थे ना उनकी कलेक्शन में रही, तब तक मैंने उसे लिया और उसे खोला नहीं। अब हमें ये नहीं पता कि उसने क्यों खोला, उसका ऐसे क्या सपना आया कि इसके अंदर कोई लेटर है या इसके अंदर क्या है जो उसे खोल के देखना चाहिए, बट उसने उसे खोल के देखा, ठीक है। और उसके अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, उस पर कुछ लिखा गया था। अब जो बोल रहे थे ना वो लोग कि उनके पास सबसे बड़ा प्रूफ है, उनका जो फ्रेंड है वो जो गेल्सबर्ग में जा चुका है 1894 को, उनके पास एक प्रूफ है। वो प्रूफ क्या है? ये लेटर ही उन लोगों के पास क्या है? ये एक प्रूफ है। समझ में आ रहा है ना कि ये लेटर ही उन लोगों के पास क्या है? प्रूफ है, और ये लेटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना इसको। इस पे जो पहले के टाइम पे जो है उस पे एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता था,
एड्रेस क्या दे रखा है, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, चार्ली। अब ये देखो, उसके दादा को मैसेज आया, उसके दादा को ये लेटर आया, पर किसके नाम से आया, चार्ली के नाम से आया। और किसने भेजा, सैम ने। ये लाइन देखो, द नोट इज साइंड सैम, इससे पता चल रहा है। आई गो टू विशिंग दैट यू आर राइट। अब मैं तुम्हें ये विश करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बधाई देने जा रहा हूँ कि तुम बिल्कुल सही थे, और मैं तुम पर अब विश्वास करने लगा हूँ, और मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था कि तुम सही हो। और चार्ली, ये सच है, मुझे 3rd लेवल मिल गया, और मैं यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से रह रहा हूँ, और अब भी मैं यहीं पर हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट डेलिस। अब ये देखो, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलिस समवन इज प्लेइंग अ पियानो, ठीक है। दे और ऑल out on the front porch seeing Nelly home and I invited for lemonade। अभी जो लाइन जो मैंने मार्क करी है ना, ये लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों है, एक तो ये पूछ रखा है कि जो हमारा क्या बोलते हैं चार्ली है, सॉरी चार्ली, हाँ चार्ली का जो फ्रेंड सैम है उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस है डाउन स्ट्रीट एट द डेलीज, ठीक है। अब वो वहाँ पे बता रहा है कि वहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ से कि कोई पियानो बजा रहा है गली में, और उसके सामने जो है एक पोर्च जो है, यानी एक कह सकते हो आप एक ग्रुप सा जो है, वो सीइंग नेली होम का जो है वो गाना गा रहा है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, सैम का एड्रेस बताओ, डाउन क्या है, डाउन द स्ट्रीट एट डेलीज, और वहाँ पे क्या हो रहा था, समवन इज़ प्लेइंग पियानो एंड वन पोर्च इज सिंगिंग द सॉन्ग सीइंग नेली होम। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि जो गाना है वो कौन सा गाया जाता है, सीइंग नेली होम, ठीक है। और जो सैम है उसे किस चीज़ के लिए वहाँ पे इनवाइट किया गया था, उसे लेमनेड के लिए वहाँ पे इनवाइट किया गया था, लेमनेड यानी नींबू पानी का मज़ा उठाने के लिए वहाँ पे उसे बुलाया गया था। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, वो चार्ली और लुइसा को बोल रहा है कि वापस आ जाओ चार्ली और लुइसा। तब तक देखो, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द 3rd लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। वर्थ का मतलब होता है यूज़फुल, वर्थ का मतलब क्या होता है, यूज़फुल। अब वो बोल रहे हैं कि वापस आ जाओ चार्ली और लुइसा, तब तक 3rd लेवल की खोज करो जब तक तुम्हें ये नहीं मिल जाता। और 3rd लेवल की खोज करना सच में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, ठीक है। और जो नोट है वो साइन किसके उस पर साइन किसकी था, मतलब उसके नीचे नाम किसका लिखा गया था, सैम का। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर। अब जो चार्ली है वो फिर से स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे विजिट करता है, और वो पाता है कि सैम ने, उसका जो सेकेंडरी फ्रेंड था सैम ने, उसने $800 का जो है ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीद रखी थी, ठीक है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब $800 देने के लिए उसे प्रेजेंट डे की कितनी करेंसी देनी पड़ी होगी, $1600, ठीक है। चार्ली को $300 देने पड़े थे 150 के लिए, ठीक है। अब सैम ने 1600 दे के 800 की क्या करी, ओल्ड स्टाइल करेंसी उसने खरीद ली, ठीक है। डेट ऑट टू सेट हिम अब लाइस लिटल है। अब ये देखो, ये जितना भी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क का भी बनता है, 2 मार्क्स का भी बनता है। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पढ़ लेना। इसमें क्या, हर चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, सो पढ़ लेना गाइस। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इतने सारे पैसे जो हैं वो उसके लिए काफ़ी रहेंगे कि वो अपना एक हे फीड और ग्रेन का बिजनेस शुरू कर दे। वो हमेशा से चाहता था कि, उसकी हमेशा से इच्छा थी कि वो इस तरह का कोई बिजनेस शुरू करे, ठीक है। और अब उसे शुरू करना ही पड़ेगा, अगर उसे ढंग से रहना है तो उसे अब इस तरह कुछ बिजनेस शुरू ही करना पड़ेगा, और ये उसकी विश भी थी। क्यों शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जो सैम है वो एक साइकेट्रिस्ट था प्रेजेंट डे वर्ल्ड में, ठीक है। सैम का था, साइकेट्रिस्ट था प्रेजेंट डे वर्ल्ड। मैंने इन द स्टार्टिंग मैंने आपको बताया हुआ है कि जो स्टोरी है वो 1950 में लिखी गई थी, लेकिन इसका बैकग्राउंड का यूज़ करा गया था 1894 का, यानी प्रेजेंट डे वर्ल्ड कौन सा, 1950 में। जो सैम है वो एक साइकेट्रिस्ट था, और हम सबको पता है कि मॉडर्न वर्ल्ड क्या है, भरा पड़ा है इनसिक्योरिटी, वॉर, फियर सब एंड एल्स ऑफ इट से। लेकिन जो 1894 का टाइम था वो बहुत ज़्यादा पीसफुल था, हम बार बार पढ़ चुके हैं कि ब्रदरहुड की फीलिंग थी, यूनिटी की फीलिंग थी। सो उस टाइम पे किसी को भी साइकेट्रिस्ट जैसी इंसान की क्या है ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वहाँ पे सिर्फ नीड क्या थी, हे फीड और ग्रेन की, और वो बिज़नेस उस टाइम पे बहुत अच्छा फ्लरिश कर गया उसका, ठीक है। और इसलिए उसने हे फीड और ग्रेन का बिजनेस शुरू करा। हे क्या होता है, चारा, भैंसों वगैरह के लिए, भैंसों के लिए, गाय के लिए क्या होता है, चारा। हे क्या होता है, चारा। फीड वही खाना, फीड मतलब वही उनके खाने के लिए, और ग्रेन यानी दानी, गेहूँ,
जो राइस, वीट राइस, पार्ले, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉट वही बोला गया है, ही कांट सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। वो गेल्सबर्ग 1894 के गेल्सबर्ग इलिनॉइस में अपने पुराने बिजनेस के साथ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो एक साइकेट्रिस्ट था। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड होप ये वीडियो इतनी लंबी नहीं गई है बाकी, एंड आई होप कि आप सब लोग को जो है वो अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया। बट स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व इट. If you like the video, smash the like button, subscribe my channel for more upcoming videos, and I am teaching history, political, Hindi, maths and English of class 12th. So if you are students of these subjects, please subscribe my channel. I am too uploading the videos of these subjects. So, and share my video as much as you can, so that your friends too can learn these things, too can have some questions regarding this. ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है यार। 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सब तुम्हें बताए हैं। बहुत मेहनत करिए, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा लाइक देते टाइम और ना सब्सक्राइब करते टाइम, ठीक है। तुम्हें ही बेनिफिट होगा इस चीज़ से, क्योंकि तुम लोग ही पढ़ोगे। इसमें मैं क्वेश्चंस भी बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन भी बता रही हूँ, और मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ तुम्हें स्टडी मटेरियल की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नोट्स भी अपलोड कर दूँगी, मैं नोट्स की पिक, मतलब नोट्स की समझाते टाइम भी वीडियो जो है वो बना दूँगी, तो मैं क्वेश्चंस भी दूँगी। सो subscribe my channel, don't forget to subscribe it, smash the like button if you like the video, and share it with your friends as much as you can. So thank you guys, meet you in the next video, bye bye.